ये कृषि प्रधान देश है। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, लिखा रहता था सामाजिक शिक्षा की किताबों में, लेकिन हमने देखा कि भाई किसानों की हालत तो ठीक है नहीं। इसमें सरकारें भी मिली हुई है, पूंजीपति मिला हुआ है, उद्योगपति इसमें मिल रहा, छोटा बड़ा सब मिल रहे, और वो ये चाहते हैं कि ये कंट्री कृषि प्रधान देश ना बने, का लेबर प्रधान देश बने। ये पॉलिसी बना लगे जमीन नहीं बेचनी, कम से कम गाँव में घर तो है। सरकारों की तरफ से कोई मदद नहीं, फिर वो करे क्या जमीन ना बेचे तो? अगर मूवमेंट होगा तो उसका लाभ मिलता है। सरकारी रिश्वत की बात आपने राकेश जी की, और आपने कहा ये ओबलाइज करने वाली बात, और आपने कहा हर पार्टी में घुसा दी गई है, तो आपके आंदोलनों में भी घुसी होगी। हाँ घुसी। कैसे पार पाए आप लोग? कहाँ पाए, हमारा तो पूरा मूवमेंट को तोड़ दिया सरकार ने। तो राकेश टिकैत कैसे लड़ेंगे इस साजिश? तो लड़ रहे भाई हम। बाबा टिकैत का जो तरीका था आंदोलन का, क्या आपको लगता है कि वो रहते तो कुछ और इसमें करते? किसानों की तकलीफ सबके सामने आ गई, उसके बाद भी चुनाव हुआ, असर नहीं दिखा चुनावों के परिणामों में। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये है ना आपका, हम इस बीमारी से बहुत दूर हैं। तो बीमारी कैसा है सर? पॉलिसी इसने बनाना है, यही आपको अमीर कर सकती है, यही आपको गरीब कर सकती है। जो भी किसान संगठन का लीडर चुनाव लड़ेगा और चुनाव हारेगा। तो आंदोलन जीवी तो नहीं है आप, क्योंकि सत्ता में आप आना नहीं चाहते, चुनाव आप लड़ेंगे नहीं। 1,12,000 किसान पिछले 10 सालों में, मतलब 14 से 24 के दरमियान, जब नई सरकार भारत में आ गई थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली, उन्होंने आत्महत्याएं की हैं 1,12,000 किसानों ने। ये आत्महत्याएं रुक पाएंगी सर कभी? क्योंकि यह खबरें बनती रहेंगी। आत्महत्या सबसे ज्यादा आंध्रा और महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जी। यूपी में आत्महत्याएं नहीं है, हरियाणा में आत्महत्या नहीं है, पंजाब में नहीं है। समृद्ध है किसान इसलिए नहीं, किसान संगठन मजबूत है। आप हिंदू मुस्लिम एकता की जब बात करते हैं ना सर जी, तो मुजफ्फरनगर दंगा याद आता है, जिस पर काफी आरोप लगे आपको। अब दंगा होने का ही नहीं, दोनों को ज्ञान प्राप्त हो गया। उस वक्त क्यों हुआ था? वो तो पूरा कई साल से नफरत भरी हुई थी, लोग लड़ गए। अमेरिका की जो नीतियां हैं, ट्रंप खास तौर पे टैरिफ वॉर जिस तरीके से 9 तारीख तक उन्होंने डेडलाइन दी थी। हमने सरकार को चिट्ठी लिखी थी उस पर कि एग्रीकल्चर और मिल्क प्रोडक्ट में वो टैरिफ के अंदर ना आए, वो टैरिफ के अंदर नहीं, उसको एग्रीकल्चर से टैरिफ से दूर रखा जाए। यहाँ पाएगा तो मूवमेंट होगा, और वो किसान और आम जनता के लिए हानिकारक है। तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बिहार में जो आंदोलन शुरू हुआ है, वो आंदोलन अपनी नियति तक पहुंच पाएगा? भाई जो आंदोलन में शामिल है वे भी सत्ता के विचारधारा से सहमत है, साइलेंट विचारधारा से सहमत है। विधायक कांग्रेस का, सरकारी फंड उसका 5 करोड़ का, 25 करोड़ के काम सैंक्शन, उसके काम सैंक्शन कर दिए 25 करोड़ के उसके क्षेत्र में। आपके राज्य की बात है सर? नहीं, कहाँ के है वो ना पूछो आप। अच्छा, नाम ना बताओ, राज्य तो बता दो। कुछ ना पूछो। अच्छा ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्कूल के पाठ्यक्रमों में हमने पढ़ा भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन हकीकत में हमने ये देखा कि कृषि प्रधान देश में दरअसल सबसे खराब हालत कृषकों की है, यानी कि किसानों की है। जब हम जवान हो रहे थे और जब हम काम करना शुरू कर चुके थे, जब दुनिया को समझ रहे थे, देश को समझ रहे थे, तो जो सबसे बड़े आंदोलन हमने देखे उनमें से एक आंदोलन था किसानों का आंदोलन। 750 किसान उस आंदोलन में शहीद हो गए। एक कृषि प्रधान देश भारत में किसानों की स्थिति खराब क्यों है? क्यों पिछले 10 साल में 1,12,000 किसानी से जुड़े हुए लोगों ने आत्महत्याएं की? किसान इस स्थिति पर किसके द्वारा धकेला गया है? किसानों की हालत है क्या, या फिर ऐसा है कि बताया ज़्यादा जाता है, तकलीफें उतनी है नहीं? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कोई और नहीं, राकेश टिकैत जी है, जो किसानी और किसानों को लेकर इनका जो एक्टिविज्म है, इनका जो पूरा कार्यक्षेत्र है, वो पूरे देश में जाना भी जाता है, सराहा भी जाता है। इनका पेट वाक्य है, आंदोलन करेंगे। तो राकेश टिकैत जी, आपका स्वागत स्टूडियो में। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। और सर, जहाँ से मैं बात शुरू कर रहा था, पहला सवाल यही कि कृषि प्रधान देश है। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, लिखा रहता था सामाजिक शिक्षा की किताबों में, लेकिन हमने देखा कि भाई किसानों की हालत तो ठीक है नहीं। हमारे गांव में, मैं तो बिहार से आता हूँ, बट छोटे जोत की ज़मीनें हैं वहाँ पर, तो जो लोग किसानी करते भी थे वो ये चाहते ये थे कि उनका बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, कोई और काम कर ले, किसानी ना कर पाए। किसानी की हालत देश में ऐसी क्यों हो गई? ये बड़ा पूंजीपति आ रहा है, उसने दिमाग सेट कर दिया
कि खेती नुकसान का सौदा है, खेती छोड़ दो। कुछ सरकारों की गलत नीतियों से इसमें सरकारें भी मिली हुई है, पूंजीपति मिला हुआ है, उद्योगपति इसमें मिल रहा, छोटा बड़ा सब मिल रहे। और वो ये चाहते हैं कि ये कंट्री कृषि प्रधान देश ना बने, कब लेबर प्रधान देश बने। उसका पहला उदाहरण जिस क्षेत्र से आप आते हो वो है जी। आज से 20 साल पहले वहाँ की बाजार समिति बंद हुई, जो पूरे देश में मंडी कहते हैं, जिसको बिहार में बाजार समिति कहते हैं। उनकी जमीन है, सब चीज़ है, लेकिन वहाँ से वो बंद कर दी। वो बंद हुई तो खेती में नुकसान हुआ किसानों को, उसने बिहार को छोड़ना पड़ा उसको, वो लेबर बन गया। कुछ पढ़े लिखे बच्चे थे, उनका ये था कि हमको पढ़ना है, वो दिल्ली में दूसरी जगह आने के वो पढ़ाई पर लग गए, अपना अधिकारी बन गए। लेकिन बिहार की तरफ कोई नहीं गया वापसी। बिहार में तो कोरोना कांड के बाद में बिहार की तरफ रुक करा है। ठीक बात है। आज धीरे धीरे प्रोग्रेस बिहार में हो रही है। वो पैसा खेत से नहीं है, वो पैसा आप बाहर से कमा रहे हो, बिहार में अपना एक घर बना रहे हो। बिहार में जैसे सड़क के नज़दीक आप घर बन गए, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 3 और 4 मंजिल के मकान बना ले, उन्होंने अपना रोजगार कर लिया वहीं, और अपना कुछ खेती बाड़ी भी कर रहे हैं जी। खेती नुकसान का सौदा नहीं है। अगर उसको भाव मिल जाए और उसको सम्मान मिल जाए, गांव से जिस हिसाब से प्लान हो रहा है जी। वो प्लान उसी से रुकेगा। लेकिन सरकार की पॉलिसी है कि, और उद्योगपतियों की भी पॉलिसी है कि देश का बच्चा किसानी से नफरत करे, उसको भाव ना दो, वो कर्जे में रहें और वो अपनी जमीन बेच दे, ये उनका प्लान है। और जमीन उनको मिल जाए। जमीन उनको मिल जाए। हमने अब समझाना शुरू करा कि खेत की पॉलिसी खराब हो सकती है, खेत खराब नहीं है। हाँ, ये उनकी समझ में आ गया। अब किसानों के जो नया यूथ आ रहा है उसकी समझ में आना शुरू हो गया। भाई खेत तो आपके पास में है। हमने उसको कहा कि जो आप यहाँ से जाओगे, नौकरी करोगे, खेत बेच के आप बेरोजगार होगे जी। आप कोई धंधा शुरू करोगे, आपको अनाज खरीदना पड़ेगा, दालें खरीदनी पड़ेगी, दूध खरीदना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। आप खेत तो रखो और गांव में अपना वो भी रखो, जहां आपको रोजगार मिले अपना रोजगार कर लो। रोजगार फेल होता है तो गांव तो आ जाओगे। भाई वहां अनाज फ्री है, दूध वहां पे आपको मिल जाएगा जी। उस चीज की कीमत हमको सबको लगानी पड़ेगी। ठीक बात है। आप यहाँ पे नौकरी कर रहे, आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, बड़ा उद्योग लगा लिया आपने। हमने शुरुआत किसान को कहाँ से करी? अब हमने कहा कि जो आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, बड़ा उद्योगपति आप बन गए, आपने इंडस्ट्रीज लगा ली, आप वहां से पैसा कमा के फिर खेत खरीदते हो। हाँ, पैसा कमा के आदमी खेत खरीदता है, तो आप उस इंडस्ट्रीज से, उस इंजीनियर से, उस डॉक्टर से आप बड़े हो अभी। ठीक भाई आप यहाँ से उठ कर जाओगे, मैं पढ़ाई करूंगा, ये करूंगा, और इंजीनियर बनूंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा और वो करूंगा, और उसके बाद में यहाँ इस लेवल पर आके फिर आप यहाँ ये जमीन खरीदोगे और आप यहाँ पे हो। आप जमीन मत बेचो, आपको जो काम करना है आप वो कर लो, आप उसके बराबर अभी हो। ये देश के नौजवान की समझ में आना शुरू हो गया। हाँ, ये साइकोलॉजी का बहुत बड़ा केस स्टडी है। ये क्या है कि जो बड़ी कंपनियां हैं, ये उनका प्रोपगंडा है कि, और सरकारों की पॉलिसी है कि खेत में नुकसान करके, और एक दिमाग में पिछले उससे ये बैठा दिया कि खेत नुकसान का सौदा है और उसमें हकीकत में नुकसान हो रहा है कि ये अपनी जमीन बेच दे, कर्जा ले ले, लेकिन इसको फसलों के दाम ना दो, और ये अपनी जमीन बेच दे। उनकी पॉलिसी है कि ये अपनी जमीन बेच के यहाँ से जाएं और इस देश में लेबर तैयार हो, फिर उसी जमीन पे फिर वो मजदूरी करेगा। जैसे यहाँ पर आप दिल्ली के आसपास के जितने फार्म हाउस हैं वो किसानों की जमीनें थी, उनके फार्म हाउस बने,
और आज वही किसान जिंदा है जिन्होंने उसमें हल चलाए। अपने ही खेत में वे किसान आज भी जिंदा है जिन्होंने अपने ट्रैक्टर चलाए, अपने हल चलाए उसी खेत में। और आज अपने पशु के लिए उसमें से अगर घास काटना पड़ेगा तो उससे बूझना पड़ेगा। और आज उनकी कीमत कई सौ करोड़ रुपए उस जमीन की कीमत है। ठीक बात है। अल्ट्रा रिच जिन्हें कहते हैं उन लोगों के फार्म हाउस, उन लोगों के फार्म हाउस है। भाई व्यापार कर कर जमीन खरीद रहे हो तो इसका मतलब कीमत जमीन की है, सरकार की पॉलिसी गलत है। ठीक। मुझे क्योंकि जो मैंने अपने गांव में देखा, और क्योंकि बात वहां चली रही है तो मैं वहीं का उदाहरण दूं, क्योंकि खेती किसानी मैंने तो की नहीं। तो सर मैं देखता हूं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो खेती में बहुत समय लगाते हैं। बारिश पे किसी का कंट्रोल नहीं है, ओलों पे किसी का कंट्रोल नहीं है। बारिश आती है, बाढ़ आ जाती है, ओले गिर जाते हैं, फसल बर्बाद हो जाता है, कुछ बचता नहीं है उनके पास, छोटे जोत के हैं, सरकारों की तरफ से कोई मदद नहीं है। तो ये कारण भी तो है ना, फिर वो करे क्या जमीन ना बेचे तो? ये कहना कि अपना और काम धंधा कुछ भी करें, ये पॉलिसी बना लगे जमीन नहीं बेचनी। कम से कम गांव में घर तो है जी। जमीन, अगर दूसरे को रोजगार कुछ नहीं है तो जमीन हमें को कम से कम खाने को तो देगी। रोजगार आप दूसरा कुछ भी करो, आप छोटा मोटा काम कर लो, कोई भी वो करो। जमीन बेच के आप शहर में मकान नहीं खरीद सकते अब जी। क्यों गांव की भी खो रहे हो? और आंदोलन संघर्ष में साथ रहो। अपनी बात क्यों नहीं कहते बिहार के लोग? अब कश्मीर के लोग अपनी बात क्यों नहीं उठाते? क्योंकि उनकी आवाज दबा दी, दिल्ली उनसे दूर है। दिल्ली बिहार से भी दूर है। और जो बिहार के लोग आंदोलन करते थे वो सब दिल्ली में शिफ्ट हो गए, आंदोलनकारी भी यहीं शिफ्ट हो गया। आप बिहार के लोगों को उसको देखोगे कि यहाँ पे कह लीजिए मैं तो कभी कभी आता हूँ दिल्ली रहता हूँ, कभी कभी आता हूँ दिल्ली रहता हूँ, जिसका दिल्ली में कोई काम नहीं है लेकिन वो भी दिल्ली में शिफ्ट हो गया। मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि सब्जेक्ट से अलग ना हो जाए ना। बिहार जो है सर, आंदोलन की बात चल रही है तो बिहार आंदोलनों की तो धरती रही है। महात्मा गांधी आए, वहीं से आंदोलन शुरू किया। जेपी ने करा, वो बिहार की धरती पे ही करा। अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है वो भी बिहार बंद के जरिए बिहार से शुरू हुआ है। तो क्या आपको लग रहा है, मतलब खैर मेरा सवाल यही आता है इसमें कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे, और सरकारों की पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं, सरकारें चुनी जाती है इलेक्शंस के जरिए, इलेक्शंस के दम पर। तो इलेक्शंस अगर रिग होंगी, इलेक्शंस में अगर करप्शन होगा तो सरकारें तो वही बनेंगी जो है, वही बनेगी, है ना? तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बिहार में जो आंदोलन शुरू हुआ है वो आंदोलन अपनी नियति तक पहुंच पाएगा? भाई जो आंदोलन में शामिल है वे भी सत्ता के विचारधारा से सहमत है, साइलेंट विचारधारा से सहमत है। वो चाहे डर के हो, चाहे एक नई पॉलिसी चलेगी रिश्वत की, अच्छा नहीं, वो उसको नहीं पकड़ सकता कोई भी। सरकारी रिश्वत, सरकार कैसे रिश्वत दूसरे एमपी एमएलए को देती है वो नहीं आप पकड़ सकते उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकते। खुल्लम खुल्ला सरकार एक किस्म से फाइनेंस करती है दूसरे पार्टी के एमएलए को। मतलब आप इसमें तमाम पार्टियों पे आरोप लगा रहे हैं? तो आरोप तो लगा रहे हैं, मैं बता तो रहा, मैं उसका नाम तो नहीं बताऊंगा। एक कांग्रेस का एमएलए, उसको मिलते हैं 5 करोड़ रुपया साल। अच्छा। कोई भी उसका एमएलए हो जो सरकारी फंड होता है, उसने कुछ प्रस्ताव दिए अपने, मुख्यमंत्री के पास में मिला, वहां बीजेपी की सरकार है, 25 करोड़ के काम दिए, सारे सैंक्शन कर दिए। अच्छा। उसके काम सारे कर दिए, वो सरकार के खिलाफ बोल लगा? नहीं। तो आप ये बता रहे हैं कि विधायक कांग्रेस का, हाँ, सरकारी फंड उसका 5 करोड़ का, 25 करोड़ के काम सैंक्शन, उसके काम सैंक्शन कर दिए 25 करोड़ के उसके क्षेत्र में, उसको दे दिए। विधायक तक आवे कुछ बोलो कि क्यों खामोखाओ करो, मेरा तो ठीक काम चल रहा, मुख्यमंत्री ने 25 करोड़ के काम दे दिए मेरे क्षेत्र। आपके राज्य की बात है सर? नहीं, कहाँ के है वो ना बुझो आप। अच्छा, नाम ना बताओ, राज्य तो बता दो। कुछ ना बुझो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, उसका क्यों खामोखा काम बिगाड़ो। ठीक है। तो ये साइलेंट काम चलते हैं, ओबलाइज करना जी, वो बोल लगा उनके खिलाफ।
सरकार की विचारधारा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम में डाल दी गई, जो कहां बिहार में आंदोलन चल जाएंगे। आप डाउट कर रहे जिनको लड़ाई लड़नी है हैं? जी, वो तो टूट गए सारे। कौन से लोग थे सर? जो विपक्ष वाला अपनी भूमिका कहां निभा रहा कोई भी। अब बोलने वाला विपक्ष में एक आदमी, कोई इसको पलट देगा सिस्टम। आज जो सरकार में जो पार्टियां हैं जी, सत्ता में, सत्ता वाली पार्टी, आज उनका 29 में कौन बच्चा वोट डाल लेगा उस पर काम चल रहा। 34 में किसकी वोट डलेगी उस पर काम चल रहा। 34 वाले बच्चे पे। यहां पे जो विपक्ष वाला है वो टिकट 15 दिन पहले डिक्लेयर करता है। इलेक्शन से 15 दिन पहले वो कैंडिडेट डिक्लेयर करेंगे, उसका 34 में कौन बच्चा वोट डाल लेगा उसका उस वोटर पे काम चल रहा। तैयारी पूरी है सत्ता में जो पार्टी है उसकी। ठीक है। सरकारी रिश्वत की बात आपने राकेश जी की, और आपने कहा ये ओबलाइज करने वाली बात। चलिए, सरकारी रिश्वत ही मैं बोलूंगा, मुझे अच्छा शब्द लग रहा है ये। और आपने कहा हर पार्टी में घुसा दी गई है, तो आपके आंदोलनों में भी घुसी होगी? हाँ, घुसी। कैसे पार पाए आप लोग? कहा पाए, हमारा तो पूरा मूवमेंट को तोड़ दिया सरकार ने। हमारे बहुत से नए संगठन बना दिए भाई, सरकार ने नए संगठन बना दिए। कुछ को इलेक्शन में भेज दिया, कुछ अपने आप चले गए, कुछ सरकार ने नए संगठन रजिस्टर्ड करवा दिए, और सरकार उन्हीं लोगों से कुछ से बात कर रही है। हमारे साथ तो 22 जनवरी 2021 से संयुक्त मोर्चे से बात हुई। मतलब सरकारी किसान बन गए कुछ? नहीं, सरकारी संगठन बन गए, किसान तो नहीं सरकारी कह सकते, लेकिन सरकारी जो किसान संगठन है वे जरूर बने हैं। कभी आपके पास भी तो ऑफर आएगा, राकेश जी आपके 5 करोड़ का काम 25 करोड़ में करवा रहे हैं। हम क्या MP MLA, हमारा क्या काम करो? हमारा तो किसानों के काम है भाई, किसानों के काम करो। हमारा तो वह भाव के हैं, MSP गारंटी कानून का है, बिजली प्राइवेट ना हो उसके हैं। हमारे तो किसान के, हम वो कैसे ओबलाइज करेंगे? आप किसान का करो, हम तो मान जाएंगे। किसानों के काम के लिए ही आप लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन रचा सर जी। दिल्ली की सीमाओं पे किसान बैठे रहे साल भर लगभग। आपने कहा 750 किसान मर गए, ऑफिशियल आंकड़ा अलग है, शहीद हुए, माफ करें मुझे। क्या हासिल हो पाया? जो मांगे थी मानी गई क्या? कुछ मांगे मानी गई। आज हासिल ये हुआ कि सरकार को देखिए, इमीडिएट रूप से तो 3 कृषि कानून आप लोगों को वापस हो गए, लेकिन सरकार आज जहां पे भी खड़ी होगी वो किसान का नाम लेगी। तो जैसे वे विचारधारा अपनी घुसा रहे, ऐसे ही हमने सरकार के उसमें विचारधारा घुसा दी। किसान का नाम लिए बगैर कोई भी मीटिंग शुरू नहीं करेंगे, किसान का नाम जरूर लेंगे। तो इस आंदोलन से ये हुआ, या टिकैत साहब के आंदोलन से जो भी मूवमेंट करे, या देश में किसानी आंदोलन हुए, तो सरकार किसान का नाम लेना शुरू करा। आज खड़े होंगे वे करो ना, लेकिन किसान की बात जरूर करेंगे। वो चाहे सम्मान निधि की बात करो, वे साल में 40 बार तो सम्मान निधि के पैसे अब आए, अब लेट हो गए, अब का जल्दी आ जाएंगे। वे चाहे 2-2 हजार रुपये वे 3 महीने में डाल रहे हैं, लेकिन बात करेंगे हर महीने, रिपोर्टिंग करते रहते हैं। वे अपना नाम ले तो उससे किसान का नाम जरूर लेंगे। तो इस आंदोलन से ये हुआ। लेकिन व्यावहारिक फायदा कितना पहुंचा किसानों को? व्यवहारिक तो नुकसान होगा, उनको कर्जा देंगे, फसलों के दाम नहीं देंगे, उनकी जमीन छीननी है। भाई जमीन कैसे आएगी? कर्जा देते रहो। जैसे पहले बड़ा गांव में शौकार होता था, वो पैसे देता रहता था, जमीन लेता रहता था जी। अब दोबारा फिर वे पूंजीवाद गांव में घुस गया। बड़ा पैसे वाला है, आप हाईवे की सब जमीन ने खरीद ली, उसके पीछे की फ्री मिलेगी, सस्ती मिलेगी, उसके रास्ते रोक दोगे। अभी हो क्या रहा कि एग्रीकल्चर में बैनामा करवाएंगे। वहां खेत है, किसान का खेत बैनामा करवा दिए, सड़क पर खेत है, उसने कहा कि मैं 20 लाख रुपए बीघा लूंगा। वहां जमीन का रेट सस्ता है, तो उसने सड़क की जमीन व्यापारी ने खरीद ली, दूसरे वाले के लिए। फिर उसमें सड़क है वहां पे 8 फीट 9 फीट की अंदर खेत में जाने की जी, वहां पर उसने दीवार कर दी। तो पिछले वाले का रास्ता रुक गया। अगर तो दीवार खड़ी नहीं कर सकते आप, रास्ता तो देना ही पड़ेगा। भाई कर रहे ना,
लड़ लो कर रहे हैं ना, उसकी दीवार पर ट्रैक्टर किसान का लग गया, क्योंकि किसान का जब ट्रैक्टर चलता है तो उसकी चौड़ाई, या वो की ट्रॉली चलेगी तो उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, जी। वह उसकी दीवार में टकराएगी, वो मुकदमा करेगा व्यापारी किसान पे, हमारे स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा पुलिस उसका मुकदमा लिखेगी, उलझ गया केस। अब मुकदमे व्यापारी लिखवा रहा किसान पर, पुलिस उसका साथ दे रही, सरकार उसका साथ दे रही, ये हो रहा किसानों के खिलाफ एक पूरी तरीके पूरी से साजिश। तो राकेश टिकैत कैसे लड़ेंगे इस साजिश? तो लड़ रहे भाई हम। क्या क्या तरीका है सर? लड़ने का ये तरीका कहने का है, लड़ने का है, लोग वहां पर जाते हैं। अब तो यही है कि किसान की जमीन कैसे बचे, ये सबसे बड़ा इशू है। बिजली की हाई टेंशन वार जा रही है जी। किसान का खेत बहुत महंगा है, उसमें वो पोल गाड़ देंगे तो किसान के खेत की कीमत रह जाती है 25%। जी। आपने किसी व्यापारी की फैक्ट्री में कोई पोल गढ़ता देखा? उसके ऊपर को कोई वार जाती देखी? वो जाएगी ही नहीं, वो किसान के खेत में वो जाएगी। लेकिन किसी की इंडस्ट्रीज आएगी, वो आएगी तो उसको ऐसे टर्न कर देंगे, बचा देंगे उसको। ये पॉलिसी देश में चल रही है। 1,12,000 किसान, मैं आंकड़े पढ़ रहा था, 2024 के आंकड़े थे। 1,12,000 किसान पिछले 10 सालों में, मतलब 14 से 24 के दरमियान, जब नई सरकार भारत में आ गई थी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली, उन्होंने आत्महत्याएं की हैं 1,12,000 किसानों ने। ये आत्महत्याएं रुक पाएंगी सर कभी? क्योंकि यह खबरें बनती रहेंगी बस। आत्महत्या सबसे ज्यादा आंध्रा और महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में जी। यूपी में आत्महत्याएं नहीं है, हरियाणा में आत्महत्या नहीं है, पंजाब में नहीं है। समृद्ध है किसान इसलिए? नहीं, किसान संगठन मजबूत है। किसानों की समृद्धि भी तो एक कारण है ही ना सर, संगठन मजबूत है। संगठन मजबूत है, देखेगा किसान कोई किसी की जमीन नीलाम कर दे, संगठन मजबूत रहेगा तो उतार चढ़ जाओ सब झेल जाता है। उस पर कर्जा है, सरकारों पर प्रेशर बनता है। अब जैसे बिजली में, इलेक्ट्रिसिटी बिल में छूट आती रहती है जी। हरियाणा में 35 रुपये हाउस पावर था, हमारे यहाँ 175 था जी। जब आंदोलन चला तो यहाँ की सरकार ने उसको रेट डाउन करे, 50% करे जी। और उसको 80 या 85 रुपये अब है रेट, तो आधे रेट हो गए जी। हम बार बार कहते रहे कि हरियाणा में सस्ती है, बहुत जगह बिजली फ्री है जी, तो यहाँ पर सस्ती करी। यहाँ पे बिलों में छूट आती रहती है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में खास करके जी। और ज्यादा हुआ तो उस पर जो इंटरेस्ट लग रहा तो वो छूटता रहता है। हम बात करते रहते हैं, सरकार तक बात जाती है तो छूट आती रहती है उसमें। वहां पर उस तरह की पॉलिसी नहीं है, बहुत जगह उस तरह की पॉलिसी नहीं है क्योंकि वहां मूवमेंट नहीं है जी। अगर मूवमेंट होगा तो उसका लाभ मिलता है। सरकार को आप चिट्ठी लिखो, सरकार के खिलाफ आप प्रचार करते रहो, इस देश से बढ़िया कोई मुल्क नहीं है जी। यहाँ पे आप चिट्ठी लिख के बात करो, सरकार नहीं सुननी आंदोलन करो, नहीं सुननी माइक लगा के सरकार के घर के बाहर उसकी तरफ स्पीकर करके 3 घंटे अपनी बात कहो, वे फिर आएंगे अधिकारी, बताओ जी क्या समस्या, फिर उसको दे दो। आप कम से कम अपने आप को रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हो शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन वही बात रखने के तरीके में 750 किसानों की शहादत हुई, लेकिन वो पुलिस में उसमें नहीं हुई, वो एक्सीडेंट हुए हो या वो दूसरे तरीके से हुए हो, कोई हिंसक उसमें नहीं हुए। कोई बीमारी से हुए, यहाँ रहे उससे हुए, यहाँ सर्दी लगी वो लगी, तो हिंसक मूवमेंट एक आधे को छोड़ के कोई हिंसक घटनाएं नहीं हुई। वाटर कैनन छोड़ा गया, वो तो चलेगा, इतना तो मूवमेंट होगा तो इतनी चीज तो चलेगी, लेकिन उसमें कैजुअलिटी वो नहीं कि कैजुअलिटी नहीं थी। ठीक है, आपको पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ सवाल हम पूछेंगे आपसे, लेकिन आपने महाराष्ट्र और आंध्र की जो बात करी कि संगठन वहां मजबूत नहीं है, तो हम लोग जब किसान नेता की छवि सोचते हैं, किसान नेता, तो राकेश टिकैत एक नाम सामने आता है, एक चेहरा उभरता है राकेश टिकैत का। तो देश भर में किसानों का संगठन मजबूत हो पाए, महाराष्ट्र में भी हो पाए, किसान आत्महत्या ना कर पाए, आंध्र में भी हो पाए, उसके लिए राकेश टिकैत कुछ हम जा रहे हैं वहाँ पे, यूनिट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पहले किसान मूवमेंट बड़ा किसान नेता वहाँ पे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी उसी टाइम के, ये 90 के आसपास के दशक के ये हैं, तो किसान मूवमेंट वहाँ पे भी रहा है।
लेकिन वहाँ की जो विचारधारा थी वो प्रो मल्टीनेशनल उन लीडरों की छवि थी, कॉर्पोरेट। प्रो कॉर्पोरेट। इसका हमने उनकी ट्रेनिंग ली। अच्छा। हाँ, वो ये 89 के आसपास की बात होगी। मुजफ्फरनगर में सुक्करताल एक जगह है, वहाँ पे एक कैंप लगा था। उस कैंप में वो महाराष्ट्र के बड़े किसान नेता उसमें आए थे। ऐसे ब्लैक बोर्ड था ऐसे, और जब उसमें लिखने लगे, पढ़ाने लगे, एक कापी कलम हमारे पास में भी थी और लोगों के पास में थी, वहाँ करीब 200 लोग होंगे। तो उसमें वो समझाने का उनका तरीका था कि एक गाय अगर 10 लीटर दूध देती है और दूध का रेट 100 रुपये है, वो 10 रुपये केजी है, तो एक गाय ने 100 रुपये का रोज दूध दिया जी। उसने कहा कि नुकसान किसान को कहाँ है कि गाय का एक बच्चा है, 1 लीटर दूध उसके बच्चे ने पी लिया तो 10 रुपये का किसान को नुकसान हुआ। वो उनकी थ्योरी थी। टिकैत साहब ने उसको वहीं रोका एक पहले ही क्वेश्चन पे। उसको कहा कि आपने पशु नहीं पाले, आप खेती नहीं करते हल से, आप व्यापारी हो सकते हैं, अर्थशास्त्री हो सकते हैं, किसान नहीं है, बड़े हो सकते हैं, आपने खेत से में हल नहीं चलाया, आप किसान नहीं हो। जो बैल के गाय का उसका दूध का हिसाब रखता हो तो वो व्यापारी हो सकता है, किसान नहीं हो सकता। लेकिन हिसाब तो है ही सर, है हिसाब कैसा, मतलब अगर दूध का 1 लीटर उसने दूध पी लिया उसका बच्चा, वही तो खेत जोतता है बैल। ठीक बात। हाँ। अगर वो नुकसान है तो फिर नुकसान तो ये है कि भाई आपके माँ बाप ने पढ़ाया, अगर वो पूरा हिसाब लगावे तो आप उनका कर्जा तो उतार ही नहीं सकते। वो बचपन से लगा के और अब लोग को लगाओगे तो आप उसका कैसे तार दोगे वो पैसा। तो बैल ने अगर दूध ले लिया तो उसका हिसाब लगाओगे, बैल तो खेत में काम करता है। विजन तो यह है कि बैल से फिर पैदावार आपका बढ़ेगा भाई, कैसे उस बच्चे का तो अधिकार भी है ना। बिल्कुल है। आप उसको लगाओगे इतने का बच्चा दूध पीगा, ये किसानों को नुकसान है जी। तो जिसने हल चला रखा वो ये बात कहेगा ही नहीं। ठीक बात है। तो भाई महाराष्ट्र में इस तरह के वे रहे तो वे प्रो मल्टीनेशनल कंपनी रहे हैं, तो उसी लिए महाराष्ट्र की हाल है, इसीलिए किसानों को आत्महत्या कर। राकेश टिकैत जी भी वो ट्रेनिंग करके संगठन वहां नहीं, हम तो कहा यूपी में दूसरी जगह या राजस्थान में, यहाँ पे किसान मजबूत हैं। अगर उनको नुकसान भी है, कर्जा भी है, तो जमीन नीलाम नहीं होती। उनको पता है कि भाई असली संपन्नता जो है वो जमीन के अंदर है, मालिकाना। भाई कर्जा ले लिया, आप उसका कर्जा दे दो, लेकिन ये नहीं कि उसकी पूरी जमीन नीलाम कर दोगे आप। उसका पूरा फॉर्मेट है, दिया है हमने सरकारों को जी। भाई कर्जा आपने 2 लाख रुपए का कर्जा लिया, उसका 5 लाख रुपए हो गया, उसकी बंधक जमीन जो है वह उसकी 10 बीघे है, उसकी कीमत है 1.5 करोड़ रुपया। आप 4 लाख रुपए में 1.5 करोड़ की जमीन कैसे नीलाम कर दोगे? आपको 4 की जरूरत है। आप सर्किल रेट के हिसाब से जितनी जमीन उसकी बैठती है प्लॉट निकाल लो, सर्किल रेट के हिसाब से आप उसकी नीलामी कर लो। आप पूरी जमीन की कैसे नीलामी कर दो? मतलब कीमत 2 रुपए का नीलामी कर देंगे आप 20 रुपए की जमीन का प्रॉपर्टी का, वो तो गलत है। अब सर कॉर्पोरेट्स की जब बात करते हैं तो केवल किसान ही नहीं बल्कि मजदूर भी इनकी जद में देखते हैं। बहुत बड़े बड़े जो धन्ना सेठ हैं हमारे देश के, उनके बयान आए कि 90 घंटे हफ्ते में काम करो, और कोई कहता है 70 घंटे काम करो। मतलब कहने का मतलब यह है कि आपके जो 7 दिन है सप्ताह में, आपका कोई दिन नहीं, आपका कोई समय नहीं, परिवार कहीं कुछ नहीं है, आपके लिए पर्सनल टाइम कुछ नहीं है। आप 90 घंटे तक कंपनियों में, फैक्ट्रियों में मजदूरी करते रहिए, ये धन्ना सेठों का कहना है। तो ये पूरी साजिश केवल किसानों के खिलाफ नहीं, किसानों, मजदूरों, गरीबों के खिलाफ दिखती है। ये गांव से आने के, वहाँ गाँव में किसान हैं, यहाँ पर आने के वो लेबर बना जी। है सब वही। इस देश में जो पॉलिसी बन रही है पूरी, इस देश को, पब्लिक को गरीब बनाने की पॉलिसी बन रही है, ये सबको समझना पड़ेगा। इस देश में आम लोगों को गरीब बनाने की पॉलिसी चल रही है, सरकार की पॉलिसी है कि उसको लेबर बनाओ। यहाँ पे इंडस्ट्री जाएगी बाहर की। चाइना के कंपटीशन में एक देश चाहिए, अमेरिका और यूरोपियन कंट्री को,
जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा हो वहाँ पे मार्केट आपको ठीक मिलेगा, तो भारत देश उन्होंने चुन लिया। यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है तो यहाँ पे लेबर भी मिलेगी और मार्केट भी मिलेगा, बाजार भी दोनों मिलेगा। बाजार भी मिलेगा, दोनों चीज़ मिलेगी। एग्रीकल्चर सेक्टर को ख़त्म करो, वहाँ से गांव से लेबर आएगी, उसको इंडस्ट्रीज में काम दो, ना कोई आंदोलन रहेगा ना कोई अपनी बात कहेगा, उसको गरीब बना दो पहले। भाई गरीब बनेगा जब भी तो काम करेगा, मजदूरी करेगा। मजदूर। साधारण सा इक्वेशन है, हाँ जी। किसानी छीन लो, किसान हटा, किसान मजदूर बना, हाँ, और मजदूर से फिर करवाते रहो जो काम और वह करवाना है। जमीन उद्योगपति वो के जमीन पास उद्योगपति के पास। ये इक्वेशन चल रहा है इस देश में। आपको लगता है कि मोदी सरकार जो देश में काबिज है उसने इस पूरे प्रोसेस को फॉलो फास्ट करा कर है, दिया है? बहुत फास्ट करा। कारण क्या है? ये सरकार किसान मजदूर की, आदिवासी की कहाँ है? ये तो व्यापारियों की सरकार नारे है। तो देती थी ना 22 तक आप लोग। अरे भाई नारे नहीं देगी तो वोट कैसे मिलेगी? हाँ, तो नारा तो हर आदमी का अधिकार है देने का। नारा वो देगी सरकार जिसके बदले में वोट मिल जाए। भाई वोट कैसे मिलेगी? उसी के तो नारे देते हैं। इस देश में दो ही चीज पे तो काम हो रहा है, एक तो वोट कैसे मिलेगी जी, और समाज को कैसे तोड़ा जाएगा, इसको कैसे गरीब बना जाएगा। मेरी दिलचस्पी सर इलेक्शंस में रहती है। हाँ, नहीं और रहनी इलेक्टोरल चाहिए। पॉलिटिक्स में रहती है। हाँ किसान आंदोलन हुआ, हाँ, किसानों की दिक्कत या किसानों की तकलीफ सबके सामने आ गई, उसके बाद भी चुनाव हुआ, असर नहीं दिखा चुनावों के परिणामों में। जातिवाद में, धर्मवाद में इतना बट गया है तो असर कहाँ दिखेगा? किसके खिलाफ असर दिखावे और किसको दिखाए, और फिर अगर किसी ने दिखाया भी है तो बेईमानी। बिहार में क्या हुआ था पिछले चुनाव में? इस वाले चुनाव में क्या हो रहा ज्यादातर जगह? हारे हुए को सीधा जीत का ही पकड़ा दे सर्टिफिकेट, ये हो रहा है। मतलब बेईमानी की वजह से सत्ता नहीं बदली गई। रवि जी एक बात बताइए कि आप जब कह रहे हैं कि सत्ता पॉलिसी ले डाउन करती है और उस पॉलिसी के कारण किसानों की स्थिति हम खराब है, चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगला क्वेश्चन ये है ना आपका, हम इस बीमारी से बहुत दूर हैं। तो बीमारी कैसा सर? पॉलिसी इसी ने बनाना है, यही आपको अमीर कर सकती है, यही आपको गरीब कर सकती है। जो भी किसान संगठन का लीडर चुनाव लड़ेगा और चुनाव हारेगा। तो मुझे थोड़ा सा समझाइए। आंदोलन इस देश को बचाएगा जी, मूवमेंट ही इस देश को बचा सकता है। कोई बड़ा मूवमेंट हम लोग नियर फ्यूचर में देखने वाले हैं क्या? वैचारिक आंदोलन देश में शुरू हो गया। आप बीजेपी के वोटर हो, क्या आपको नुकसान नहीं हो रहा? आपकी गाड़ी 10 साल में आपकी गाड़ी टूट रही है, आप प्लान बना रहे हो कि गाड़ी है इसको मैं बिहार भेजूंगा अब, क्योंकि अगर आपने 20 से पहले ले रखी होगी तो दिल्ली में तो चलेगी नहीं, वो यूरो 4 है। तो आपने तो प्लान बना ली कि मैं इसको नवंबर से पहले मैं अपना इसको बिहार भेज दूंगा, जब कभी जाऊंगा या किसी को दे दूंगा, वहां पे ये गाड़ी चलेगी और ये गाड़ी चलेगी 15 साल। ठीक है, आप वोट उसी को दोगे क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ में है और आपके दिमाग में मुसलमान और वो भर दिया तो आप वोट उसी को दोगे। आपको पता है मुसलमान नाम है तो वो दोगे, गड़बड़ी होगा। देश में इस सरकार को नॉनवेज से फर्क नहीं है। हिंदू नॉनवेज खावे तो वो धार्मिक है, मुसलमान नॉनवेज वो वेजिटेरियन भी है तो मुसलमान है उसके खिलाफ नफरत है। जी, आप हिंदू मुस्लिम एकता की जब बात करते हैं ना सर जी, तो मुजफ्फरनगर दंगा याद आता है जिस पर काफी आरोप लगे आपको। अब कि तो सांप्रदायिक दंगा, व्यक्ति अब है। दंगा होने का ही नहीं, हम्म। दोनों को ज्ञान प्राप्त हो गया। उस वक्त क्यों हुआ था? उस वक्त वो क्यों? तो इतनी नफरत भर रही थी एक दूसरे के उसमें, वो तो पूरा कई साल से नफरत भरी हुई थी, लोग लड़ गए। अच्छा, हाँ, तो एक थ्रेशोल्ड आया, वो लड़ गए, अब शांत है अब माहौल। कोई नहीं लड़ने का। मुजफ्फरनगर तो फील्ड बनेगा नहीं भाई, ये दूसरे जगह कहीं ट्रायल करना। अच्छा, बैटलफील्ड मुजफ्फरनगर ना, नहीं अब होगा। नहीं बनेगा। अच्छा सर, जवान और किसान एक साथ लिया जाता है ये वर्ड। किसान से ही तो जाता है जवान, जी, उसका जन्म गांव में हुआ, वो मूल रूप से किसान है, गांव में रहता है। कोई शहर में से उसमें से कोई अधिकारी तो बनता देखा होगा, जवान नहीं, फील्ड वाला जवान नहीं बनता होगा। जी,
वो सब गांव से आते हैं, तो दोनों एक ही उससे है। तकनीकी रूप से मैं शायद गलत हो सकता हूँ जवान वर्ड के यूज में, हाँ, लेकिन राकेश टिकैत जी कांस्टेबल भी लगे थे दिल्ली पुलिस में। दिल्ली पुलिस में हाँ, ऐसा ही प्रमोट हुए? नहीं प्रमोट कुछ नहीं हुए ना थे? ना कुछ नहीं। 5-6 साल तो नौकरी करी। 1993 के आसपास शायद महेंद्र सिंह टिकैत जी का जब नहीं, आंदोलन। उस आंदोलन से उसका कोई संबंध नहीं है। हम 88 में भर्ती हुए जी। और 95 में हम चले गए थे। मूवमेंट 95 में भी हुआ, उससे पहले भी हुए, लेकिन ये कहना कि सरकार प्रेशर डालती थी वो गलत है। कोई नहीं डालता था प्रेशर। इस वक्त आपको लगता है कि आज की तारीख में जितने भी पुलिस के लोग हैं, हाँ, जैसे हरियाणा से जब किसान आ रहे थे किसान आंदोलन के दौरान, तो हमने जगह जगह देखा कि पुलिस नहीं रोकती। बैरिकेडिंग तो पुलिस नहीं लगा रही है, गड्ढे तो पुलिस तो खोद रही है। भाई गड्ढे तो खुद देगी जब सरकार का आदेश होगा। जी। तो जो जहां पे अपना काम अपनी ड्यूटी करनी चाहिए सबको। लेकिन वो ड्यूटी करते हुए पुलिस के मन में रहता है कि हम गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? क्यों नहीं रहेगा? लेकिन अपनी जो सरकार ने ड्यूटी दे दी वो ड्यूटी सबको करनी चाहिए। अपने जिसकी जहां ड्यूटी लगी ड्यूटी करो अपना, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। सिसोली में एक आंदोलन हुआ जी। सिसोली के पास ही हड़ोली एक गांव है, उसमें 5 भाई हैं, 3 पुलिस में, 1 पुलिस में, 2 पीएससी में और 2 किसान। और वे पांचों के पांचों मौजूद थे एक ही जगह के, वे किसान थे। उन्होंने कहा भाई रोटी मंगवा दोगे ना, आज ड्यूटी पे हो, आज रोटी नहीं मिलेगी उनसे, रोटी देगी सरकार। और 5 भाई मौजूद थे, 3 वर्दी में थे और 2 बिना वर्दी के थे। मतलब मूल जो था, मूल तो हम यही हैं, किसान। मूल वही है। पूरा किसान आंदोलन को अब जब आप देखते हैं दोबारा सर कि किस तरीके से बीता, किस तरीके से आपने चलाया इसको, बाबा टिकैत का जो तरीका था आंदोलन का, क्या आपको लगता है कि वो रहते तो कुछ और इसमें करते? शांतिपूर्ण तरीके का आंदोलन था, वो भी यही करते। उन्हीं की विचारधारा से ये मूवमेंट चला है जी। और इसको चलाने वाला वो दिखाई नहीं देता है। अदृश्य शक्तियां इस मूवमेंट में थी, वो दिखाई नहीं देगी। इस मूवमेंट को उन्होंने चलाया। अच्छा। जैसे ये कहते हैं जी एलियंस हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते, देखे किसी ने भी। तो इस मूवमेंट को भी अदृश्य शक्तियां थी, उन्होंने इसको मूवमेंट को चलाया। बहुत वाक्य घटना घटित हुई है, जैसे हमारे साथ बहुत हुई घटना घटी। कुछ आप प्लीज कोट करें। हमको दूध पीने का शौक था। शौक क्या, जरूरत थी, रात को बिना दूध के नींद नहीं आती। अच्छा। दूध वहां पे मोल आता था हमारे बॉर्डर पे। जो डेरे थे सब अपना मोल दूध जाते थे, अपना सेवा करते थे। उनमें से भी थोड़ा था, 1 लीटर दूध हम भी ले लेते थे। रात को 1-2 आदमी थे, 1 गिलास दूध अपना पी लिया। मोल मतलब वो ये कीमत देगा, बाजार से खरीदते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं तो वैसे आंदोलन के साइट्स पे तो वैसे भी मिलता है। सुन तो लो, उसकी बात बताऊंगा ना। अच्छा, ठीक है। दूध खरीद कर लाते थे सब डेरे के लोग। एक दिन दूध नहीं मिला होगा, लेट हो गया हम, या उसने लिया नहीं होगा, तो जो गायें घूमती थी वहां पे कचरा खाती हुई, उनने जो लोग थे हमारे, उन्होंने सोचा भाई हमको दूध चाहिएगा, तो दूध आज मिला नहीं, तो उस गाय का दूध निकाल के वो आधा 1 लीटर दूध उन्होंने दे दिया। वो दूध तो था नहीं, वो तो जहर था। जो पशु पन्नी खा रहा है, कचरा खा रहा है, वो है, उसका निकाल कर दे दिया। वो गर्म करके दूध हमको दे दिया। हमने घूंट भरी तो दूध बिल्कुल बहुत खराब स्थिति, जैसे जहर और तेजाब हो ये। हमने कहा भाई ये कहाँ से आया? तो जब उसका पता करा, उन्होंने कहा जी उसका गाय का निकाल कर दे दिया, जो घूमती फिरती थी वहां को कचरा खाती। हम अपना सो के, मगर भाई ये ना करो, और हम सो के लेट गए। तो किसी ने सुबह हमको 4 बजे नींद में किसी ने आवाज दी। अच्छा। किसी ने आवाज दी कि दूध अकेला क्यों पीता है, और लोग भी तो मूवमेंट में हैं, आंदोलन में, दूध तो सबको चाहिए। हम एकदम से उठे, तो ये किसने आवाज दी हमको? तो कोई हमारे पास तो था नहीं, लेकिन किसने हमको जगा कर ये आवाज आई, हम उठ गए। हमने फिर गांव में फोन करा दिन में, और उनको कहा भाई गांव के लोगों को इकट्ठा करो। तो 28 गांव के लोग इकट्ठा हुए 3-4 बजे के आसपास। कुछ लोग बुलवा लिए, 50 आदमी 28 गांव से थे। तो उन्होंने कहा कि हम 1 दिन दूध देंगे
500-600 लीटर दूध एक दिन एक गांव देगा। तो लिस्ट बनेगी, हमारे पास में लिस्ट आएगी। अगले दिन से दूध आना शुरू हो गया। एक घूंट दूध भरा तो 600 लीटर दूध आया पर डे जी। वो फिर कंटिन्यू जब तक आंदोलन चला वो 500-600 लीटर दूध आता रहा। फिर पूरा दूध वहां पे फ्री चला, डेयरों में फ्री चला। जिस डेयरी में मोल दूध आता था, बाजार से खरीदते थे, उसमें एक घूंट दूध की भरी तो 600 लीटर दूध आया। तो इसको क्या कहोगे आप? अदृश्य शक्ति है। आंदोलन खत्म हो गया, हम घर चले गए, गांव चले गए। फिर किसी ने कहा कि वो दूध तो उधार था, उसको देना भी तो है। अब जनता का दूध कैसे दोगे? वो तो फ्री के गांव मोड़ ने दिया सबने जी। फिर हमने 13 महीने 24 दिन दूध छोड़ा पीना। अच्छा। हमने दूध नहीं पिया। फिर 13 महीने 24 दिन हमने दूध को फिर छोड़ा। तो जब कुछ कर्जा वो जनता का उतरा होगा, उतरा या नहीं उतरा हमें तो नहीं पता, लेकिन हमने अपने उससे कोशिश करी कि जो कर्जा जनता का है वो उतार तो सकते नहीं जी, लेकिन एक भाव था हमारा, वो हमने पूरा करा। तो इसको क्या कहोगे? तो ये बहुत से चीजें हैं। हमें तो वो ऊपरले वाला हमारे साथ रहता है, ताकत मिलती रहती है। उसी से हमको ताकत मिलती है, वही इस मूवमेंट को चलाता है। ठीक बात है। जब अन्ना अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट हुआ था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट, तब मैं कॉलेज में जा ही रहा था जी। इमोशन जिनके खर्च होते हैं, इमोशन जिनका इन्वॉल्व होता है, उसका कर्जा तो कोई नहीं उतार सकता। तो वो कर्जा तो मुझे नहीं लगता सर कभी उतरेगा। जनता जो इन्वॉल्व थी उसमें पूरे में। एक चीज़ बताइए कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब महिला पहलवान धरने पर बैठी, उसमें किसान नेता की क्या जरूरत थी? क्या औचित्य था कि किसान नेता पहलवान बेटियों के साथ खड़ा हो? नहीं, किसी पे कोई अत्याचार हो रहा है और वहां पे बुला रहे हैं तो क्यों ना जाए? वो तो जांच तो सरकार करे। अगर वे धरने में बैठे, कोई बुला रहा है, वे किसान, वे लड़कियां कौन है? वे भी गांव से हैं, वे धरने में बैठी, सरकारी नौकरी कर रही, तो सरकार बातचीत करे ना, उनसे क्या दिक्कत है? हमने भी तो यही कहा कि भाई जो ये कह रही है इसकी जांच करो और सरकार इनसे बातचीत करो, ये हमने कहा। उन्हीं की कमेटी थी, अपनी कमेटी में चला रहे थे, बातचीत में भी वही थे। जितने भी लोग वहां पाए उनकी कमेटी में कोई लोग शामिल नहीं थे। हमने कहा कि कमेटी भी आपकी रहेगी, बातें भी आपकी रहेगी, हमें जो सही लग रहा है हम उसके साथ खड़े होकर एक बार बात तो कर लेंगे। बात करो, सरकार बात करे इनसे, और इन्हीं की कमेटी रहेगी और डिसीजन भी इनको लेना कि क्या करना है। ये था। जो सर टीवी स्क्रीन पे लिखते बोलते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते बोलते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं, उनको अर्बन नक्सल कह दिया जाता है। अब जो लोग आंदोलन करते हैं, किसान का आंदोलन चल रहा है, राकेश टिकैत जी हैं लीड कर रहे हैं, पहलवानों का आंदोलन चल रहा है, राकेश टिकैत जी आ गए, फिर कहीं आंदोलन चल रहा है, फिर राकेश जी आ गए। तो देश की सरकार की तरफ से एक वर्ड आया था, सरकार के हिस्से रहे एक नेता की तरफ से, कि आंदोलन जीवियों का एक जमात जो है वो नई पैदा हो गई है। तो आंदोलन जीवी तो नहीं है आप, क्योंकि सत्ता में आप आना नहीं चाहते, चुनाव आप लड़ेंगे नहीं, आंदोलन आप उनकी बात कौन कहेगा? भाई कोई तो देश में होगा कि बात कहेगा। क्या बात कहना, सरकार को अपनी बात कहना कोई अपराध है? ये जब विपक्ष में रहते हैं, क्या ये मूवमेंट नहीं करते इनके लोग? ये सत्ता पाने के लिए मूवमेंट करते हैं। हम तो कम से कम जनता की आवाज उठा रहे। अब हमारा कर्नाटक में आंदोलन चल रहा है, तो वहां कांग्रेस की सरकार है, इनकी तो है नहीं। वहां के किसान 13 गांव की जमीन जा रही है एयरपोर्ट के आसपास, तो वहां पर आंदोलन चल रहा है और वे किसान जमीन नहीं देगा वहां की। तो उनकी बात ना कहें, ये वे फिर कहते हैं कि ये तो उनके लोग हैं, वे हमको कहते हैं वहां पे। यहाँ के लोग हैं, आप क्लियर ही बता दीजिए सर। नहीं, हम कह रहे कि जिसकी सरकार होगी वो दूसरे का मानने का, अपनी गलती नहीं मानना। उनके छोड़ दीजिए, आप किसके हैं आप तो बताइए। हम किसी के नहीं भाई। अच्छा। और ना किसी को वोट बतानी चाहिए कि किसको दी। हाँ, वो तो खैर देना सबका अपना अधिकार है। हमने एक भी आदमी को देश में ये नहीं कहा, अपने घर में भी। हमारी वाइफ गाड़ी में गई, हम 3 लोग थे गाड़ी में, और तीनों ने वोट हमें लगता है कि अलग अलग दी। अच्छा। हाँ, ये डाइवर्सिटी तो बड़ा खूबसूरत होती है।
अब तो हमें भी ऐसा ही लगता है, परिवार में सब है, सबकी अपनी अपनी राय है। हमने एक भी आदमी को नहीं कहा कि किसको देनी, जी हमारा अधिकार है, हम जिसको दे। जो सोच रहा है कि मुझे दी होगी, क्या पता उसको ना दी हो। अच्छा, हाँ, लेकिन आपने एक बार तो बता दिया था कि आपने किसी को एक वोट बार दिया बता था। दिया था, लेकिन बताना नहीं चाहिए। पछतावा तो नहीं है नहीं नहीं, जिसको बताने का या वोट देने का, नहीं किसी नहीं, भी चीज जिसको का? दे दी उस टाइम पे क्या बताओ उसकी जरूरत हो। ले लीजिए। आखिरी सवाल एक ले लेते हैं सर। अमेरिका की जो नीतियां हैं, ट्रंप खास तौर पे टैरिफ वॉर जिस तरीके 9 से कर रहा है। तारीख तक उन्होंने डेडलाइन दी थी। हम्म, हमने सरकार को चिट्ठी लिखी थी उस पर। सरकार, जो लोग वहाँ पे गए हुए थे, उन्होंने समझौता उनसे नहीं करा 9 तारीख तक, लेकिन उन्होंने फिर 1 तारीख तक का फिर उन्हें टाइम दिया है। और हमें सरकार से उम्मीद है कि वो किसानों के हितों का ध्यान रखेगी, खास करके एग्रीकल्चर और मिल्क प्रोडक्ट में। वो टैरिफ के अंदर ना आए। वो टैरिफ के अंदर नहीं, उसको एग्रीकल्चर से टैरिफ से दूर रखा जाए। ये हमारा सरकार को है। सरकार के जो अधिकारी जा रहे हैं ना, उनको जानकारी हो तो वे यहाँ से बातचीत कर लें, फिर दोबारा यहाँ पाएगा तो मूवमेंट होगा, और वो किसान और आम जनता के लिए हानिकारक है। सरकार की तरफ से कोई वर्ड बैक आया आपके पास? नहीं, हमारे पास कुछ नहीं आता। हम तो चिट्ठी लिख के, हमारे तक कोई बात नहीं करता। 22 जनवरी 2021 के बाद में हमारे से कोई सरकार बात नहीं करती। क्या ही बात करते हैं, फोन कॉल की दूरी पे नहीं नहीं प्रधानमंत्री नहीं, रहते कोई हैं। सब ऐसे कहने की बात होती है, कुछ कोई बात नहीं करता। अच्छा, चलिए ठीक है सर। ठीक है जी। कोई बात आपसे करता नहीं। आप कह रहे हैं सत्ता की लड़ाई में आप रहेंगे नहीं ना, क्यों रहेंगे? सत्ता तो दूर रहना चाहिए। जो भी किसान संगठन का नेता चुनाव लड़ेगा, चुनाव हारेगा। अच्छा, फिर वो हताश होगा। योगेंद्र यादव जी, जो भी चुनाव लड़ेगा सारे चुनाव हारेंगे। किसान संगठन से जुड़ा आदमी चुनाव ना लड़े, क्योंकि वो क्या होता है, उसका रीजन है। नेता खराब नहीं होते। ये एक भारत देश है पूरा, ये टेबल आप लगा दो। किसान नेता है तो पूरे देश के नेता है जी। चुनाव लड़ना पर्टिकुलर इस जगह से, यहाँ पर आप जाओगे साल में 5 बार, तो आप पूरे देश के बड़े नेता पूरे देश में घूमोगे। वोट चाहिए यहाँ की। जिसको चुनाव लड़ना है 5 साल अपना जिस क्षेत्र में, वहां से बाहर ना निकले तो चुनाव जीत जाएगा। छोटा नेता बनकर चुनाव लड़ोगे तो जीत जाओगे, बड़े नेता बनकर चुनाव लड़ोगे तो चुनाव हारोगे। अच्छा, मतलब ये है कि राकेश टिकैत जी की नजर बड़े ताकत पर है। नहीं, बड़े नेता बनेंगे, छोटे नेता बनकर चुनाव ना क्यों लड़ा जाए? नहीं समझा आप बात। मैं समझ गया। हमने ये कहा कि छोटा नेता बन के उस पर्टिकुलर क्षेत्र में आप जाओगे, उन लोगों के बीच में जिनकी आपको वोट चाहिए, उनके बीच में आपको 5 साल रहना पड़ेगा। समझ गया कि किसान नेता रहते हुए आपकी जिम्मेदारी पूरे देश के प्रति है। पूरे देश में आप घूमेंगे, वोट मांगोगे एक क्षेत्र से, ये तो वहां से वोट दोगे, मिलेगा ही नहीं। एक तरीके का अन्याय भी है उन लोगों के साथ ना, क्योंकि जब आपका समय पूरे देश में लग रहा है तो वो लोग आपको अपना प्रतिनिधि क्यों बनाएंगे? ठीक बात है। तो राकेश टिकैत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो किसानी के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे, पॉलिसी के मामले में सरकार क्या कर रही है, क्या करना चाहिए, पूंजीवाद किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है हमारे जनजीवन को, इस पर बातचीत हुई। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ बने रहने के लिए। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को, इस वार्तालाप को सुनने के लिए। कोई सवाल हो तो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। शुक्रिया।